हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है स्फेरिकल मिरर और ये ऑप्टिक्स का ही हिस्सा है। ऑप्टिक्स यानी स्टडी ऑफ लाइट, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं उसे ऑप्टिक्स बोलते हैं और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, जो कि आपके 12th फिजिक्स पार्ट सेकंड से स्टार्ट होता है। देयर आर टू चैप्टर्स, वन इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो अभी ये रे ऑप्टिक्स चल रहा है, इसके शुरुआत के वीडियो हम बना चुके हैं, उसमें इंट्रोडक्शन दे चुके हैं और ये बता चुके हैं कि रे ऑप्टिक्स में आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की स्टडी करेंगे और उसके लिए सबसे पहले स्टडी करते हैं मिरर की। मिरर को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। यानी मिरर जो थे उसकी एक कैटेगरी हमने करी थी प्लेन मिरर और दूसरी कैटेगरी करी स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर की स्टडी हम करा चुके हैं डिटेल में, वो लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। स्फेरिकल मिरर में दो है, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। कॉन्वेक्स और कॉनकेव, और ये स्टडी वैसे पुरानी है, 9th-10th क्लास में भी आप इसको स्टडी करके आते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका रिवीजन हो जाएगा और कुछ न्यू फैक्ट्स भी आपको पता चलेंगे क्योंकि क्लास आपकी थोड़ी 9-10 से आगे है। चलिए, सबसे पहले स्फेरिकल मिरर नाम क्यों है? क्योंकि ये एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होते हैं। ये दोनों जो मिरर है एक स्फीयर से ही कट करके निकाले जाते हैं, उसको एक फिगर के थ्रू हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई हॉलो स्फीयर है और ये इसका सेंटर है। मान लीजिए आपने इतना पार्ट इसका कट कर दिया और मिरर के लिए मैं बता चुका हूं एक तरफ पॉलिश होनी चाहिए। ये इसका रेडियस, तो ये वाला जो पार्ट है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाता है। एक सरफेस पे तो आपने पॉलिश की, दूसरा जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा। और आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से है, इसको हम कट करके यहां लें तो ये इस तरह से आएगा, यहां पर ले लें। तो ये जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये अंदर की तरफ थोड़ा सा पुश किया हुआ है, जैसे आप ऐसे मान लें तो पुश कर दिया अंदर की तरफ, है ना, थोड़ा धसा हुआ है, जिसको आप केव कह सकते हैं। तो जो गुफा होती है, तो इसी के बेस पर आप ऐसे याद करने के लिए समझ सकते हैं कि इसे कॉनकेव कहते हैं। इसका नाम रखेंगे कॉनकेव। सॉरी, कॉनकेव मिरर। और इसका किसी भी तरह इसका आप शेप बना सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं। तो ये कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो जाए, तो इस तरह से पास पास क्वेश्चंस में दे देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ थोड़ा धसा हुआ हो इस तरह से, तो वो आपका कहलाएगा कॉनकेव। और इसका जस्ट अपोजिट कर दें, यानी पॉलिश अंदर वाले हिस्से पर कर दें इस तरह से, तो फिर रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो ये हो जाएगा। यानी जो उठा हुआ हिस्सा है जैसे ये वाला, तो ये कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर, है ना। सो दिस इज कॉल्ड, इसको यदि आप अलग से लिखें तो इस तरह से बना सकते हैं, ये कॉन्वेक्स हो गया। आज हम इसके स्टडी ये करेंगे कि इसके जितने भी पार्ट्स हैं, पार्ट्स यानी जैसे मैं खड़ा हुआ हूं तो मेरे बॉडी पार्ट्स हैं, मेरे हाथ हैं, पैर हैं, आईज हैं, है ना, हेयर है, ये सभी क्या बॉडी पार्ट्स हैं। इसी तरह से मिरर के भी पार्ट्स होते हैं जो आप 9th-10th में स्टडी करके आ रहे हैं, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ, फोकल प्लेन, एटसेट्रा।
तो उसकी पहले एक लिस्ट बना लेते हैं, फिर उसी की स्टडी हम करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि पुरानी स्टडी भी और कुछ न्यू फैक्ट्स भी आपको पता चलेंगे और उनके न्यूमेरिकल भी करेंगे। देखिए जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी एक स्फीयर का पार्ट है तो उसका सेंटर भी होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या आ जाता है। इसी तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको सी से करते हैं और इसको आर से करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी तरह एक पोल होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, और अपर्चर होता है, रेडियस ऑफ अपर्चर, फोकस होता है, फोकल लेंथ, इसे एफ से करते हैं, ये पॉइंट होता है और ये एफ डिस्टेंस होती है। रेडियस ऑफ अपर्चर को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इसी तरह से और भी है, जैसे पैरा एक्सियल रेज है, इसके अपोजिट होती है मार्जिनल। कुछ ऐसे नाम है जो नए आ रहे हो, जैसे पैरा एक्सियल है, तो इसका मतलब होता है प्रिंसिपल एक्सिस के जो बहुत ज्यादा पास में होती है, नियरर टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो पैरा एक्सियल रेज कहलाती है। इन सबको आज डिस्कस करते हैं ना। तो लेट अस सी क्या इसमें नई चीजें हमें मालूम पड़ेंगी। अच्छा, कुछ जो न्यू फैक्ट्स इसमें आपको पता चलेंगे, वो कुछ कुछ इस तरह से होंगे। देखिए जैसे पोल है, मैं यहाँ लिखे देता हूँ न्यू फैक्ट्स। एक तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, एफ इजिकल टू आर बाई टू। तो इसमें न्यू फैक्ट आपको ये पता चलेगा, ये पूरा फॉर्मूला नहीं है, बल्कि इसका जो कंप्लीट फॉर्मूला होता है वो आर बाई टू, आर माइनस आर बाई टू सेक थीटा, ये कंप्लीट फॉर्मूला है ना। अब ये कैसे आता है, क्या आता है, वो देखेंगे, है ना। इसी तरह से एक पोल की जानकारी आपको थोड़ी बहुत नई मालूम पड़ सकती है, पी जिसको कहते हैं, हालांकि ये सब डेफिनेशन अभी देंगे। पोल का मानते हैं कि मिड सेंटर या सेंटर ऑफ द मिरर को कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई मिरर है, तो जो मिडिल पॉइंट इसका होता है उसे पी मानते हैं ना। लेकिन आप देखेंगे कि ये थोड़ा शिफ्ट भी हो सकता है, ये कंडीशनल डेफिनेशन है। इसी तरह से यदि ये शिफ्ट हो जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस पर भी असर पड़ता है। तो ये तीन चीजें, खास करके ये दो, ये आपको थोड़ा नया मालूम पड़ेगा। और एक नया फैक्ट ये है कि ये जो जितने भी मिरर आपके सिलेबस में है वो वेरी स्मॉल, बहुत छोटे हैं। दिखाने के लिए इनको बड़ा दिखाया जाता है, लेकिन काफी छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल मिरर, है ना। इनको आप नोट कर लीजिए, फिर इनको हम डिफाइन करते हैं। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, नंबर वन सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब है स्फेरिकल जो मिरर है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, लेकिन वो पार्ट तो उसी का है, हॉलो स्फेयर का। और यदि स्फेयर है तो उसका कोई सेंटर होगा, उसी सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के लिए। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर is the center of mirror, sorry, center of sphere, of which mirror forms a part। मतलब कहने का, यदि आपका ऐसे ले सकते हैं, मान लीजिए ये कोई मिरर है कॉन्वेक्स,
कॉनकेव, सॉरी। अच्छा, एक बात और समझिए कि स्टडी वैसे दोनों की है, लेकिन हम कॉनकेव की पहले कराएंगे, है ना। कॉन्वेक्स की स्टडी कुछ ज्यादा नहीं है, तो आप पहले एक ही कर लीजिए। तो ये किसी स्फीयर का इमेजिनरी स्फीयर मान लीजिए, तो इसका तो ये सेंटर होगा ना, तो यही सेंटर कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह से इसका ये रेडियस है, इसको कैपिटल आर से करोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो स्फीयर है इसका रेडियस कहलाता है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और डेफिनेशन यही होगी, सेंटर जहां आए वहां पर रेडियस कर लेना केवल, है ना। नंबर 3 पर देखिए, जैसे पोल है। देखिए पोल का ऑर्डिनरी हम डेफिनेशन ये देते हैं कि सेंटर ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ द मिरर, या मिडिल पॉइंट कह लीजिए, मिड पॉइंट या मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर। जैसे ये है तो इधर से चलें और इधर से चलें तो मिड पॉइंट जो पी है वो पोल कहलाएगा, इसको पी से डिनोट करते हैं। तो ये पोल हो गया। लेकिन ये सारी डेफिनेशन है, ये याद रखिए, कंडीशनल ऐसे हैं कि वेरी स्मॉल मिरर है, जैसे मिरर दिखाते हैं तो बहुत बड़ा है, लेकिन वैसे ये काफी छोटा है, छोटा छोटा छोटा, है ना। तो उसकी दृष्टि से ये सही है, सेंटर ऑफ द पोल, सेंटर ऑफ द मिरर। लेकिन मान लीजिए इसमें कुछ चेंज करना चाहें। अच्छा, इसके अलावा पहले और चलते हैं, जैसे अपर्चर। अपर्चर को 9-10 में कहते हैं बच्चे सर ये समझ नहीं आता, तो इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। जो आपका ये मिरर है, मान लीजिए इस तरह से मिरर है, तो मिरर ऐसे मानिए कि जैसे घर पर खाना खाते हैं तो बाउल होती, कटोरी होती है ना, इस तरह से यूं, तो ऐसे मिरर को भी मान सकते हैं। थोड़ा ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ये चेंज होता रहता है। तो कोई भी, अब सब्जी आप डालोगे तो इसके अंदर से ही तो डालोगे, ये होल जैसा बन गया ना, ये इसका मुंह है कि नहीं, ओपनिंग स्पेस बोल सकते हो। तो ऐसे ही इसमें मिरर में भी होता है। ये जो है, ये जो सर्कल बन रहा है, सरकमफ्रेंस जो किनारे किनारे पर, ये कहलाता है ओपनिंग स्पेस। इसी को आप अपर्चर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं कह रहा हूं ना कि आप खाना खाने के लिए सब्जी इसके अंदर डालेंगे, उसमें क्या है, मिरर में लाइट रेज आएंगी जो इसके अंदर एंटर करेंगी, टकराएंगी, इंसिडेंट रे बनेंगी, है ना, इंसिडेंट रे। तो अपर्चर का मतलब है ओपनिंग स्पेस, ओपनिंग स्पेस ऑफ द मिरर where the light rays enter। रेडियस ऑफ अपर्चर क्या है, जैसे देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अभी प्रिंसिपल एक्सिस रह गया, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को ये इस तरह से डिफाइन करते हैं कि पी और सी को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन, ये जो पोल है, मतलब लाइन ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पोल एंड सी, है ना, और ये लाइन स्ट्रेट लाइन, इसको प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, 6 नंबर वो चल रहा था अपर्चर, रेडियस ऑफ अपर्चर क्या है। तो रेडियस ऑफ अपर्चर के लिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं ये हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, बाद में इसको देख लेंगे। देखिए रेडियस ऑफ अपर्चर है ना, देखो ये इस वाले शेप को मैं इस तरह से बना देता हूँ, यू, इस तरह से ये। अब ये तो आपका मिरर हुआ। देखिए ये सेंटर है उस स्फीयर का, तो ये तो हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर,
जो स्फीयर था उसका रेडियस। लेकिन ये जो बना, अब ये है ना ये वाला हिस्सा, ये जो सर्कल बन रहा है इसका जो रेडियस होगा वो रेडियस ऑफ अपर्चर कहलाएगा। ये वाला, इसको आर माने, ये है रेडियस ऑफ अपर्चर, है ना। तो ये रेडियस ऑफ अपर्चर है। इससे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको क्या मिलता है कि मान लीजिए आपने यहां से कट किया या फिर यहां से कट किया, तो देखिए ये जो पोर्शन है ये वाला है, ये तो ये चेंज होता रहेगा। जैसे यहां से कट किया तो फिर ये रेडियस ऑफ अपर्चर बढ़ जाएगा, और छोटा करोगे तो कम हो जाएगा। यानी जो मिरर का साइज है वो ये डिसाइड करता है रेडियस ऑफ अपर्चर। आप ये कह सकते हैं आर के बारे में, रेडियस ऑफ अपर्चर के बारे में, इट gives an idea of size of mirror। ठीक, तो ये कम ज्यादा हो सकता है, आप चाहें, ये कटिंग के ऊपर डिपेंड करता है ना। जबकि ये कभी चेंज नहीं होता आर, एक मिरर के लिए। यदि आप इसी का ये हॉलो स्फीयर का यदि पार्ट है तो आप ऐसे कट करिए, ऐसे करिए, इधर से करिए, लेकिन ये रेडियस ये नॉट चेंजेबल है ना, ये कांस्टेंट होता है। इसके बाद देखिए ये जो न्यू फैक्ट्स हैं पहले इन पर डिस्कस कर लेंगे, ये किस तरह से चेंज होते हैं। जैसे मान लीजिए पोल है, पोल किस तरह से शिफ्ट हो सकता है। देखिए पोल की जो डेफिनेशन दी गई है, सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपके सिलेबस में ज्यादातर वेरी स्मॉल ही है, 98% से ज्यादा स्टडी है वेरी स्मॉल मिरर्स के लिए, इसलिए ये डेफिनेशन सही बैठती है, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। लेकिन मान लीजिए इसमें थोड़ा हम चेंज कर दें, ये इसमें एक पॉइंट और है मेन, कि ये जो कटिंग है, जो हम कट करते हैं, ये सिमेट्रिकल होना चाहिए। कटिंग ऑफ मिरर, कटिंग ऑफ मिरर इज सिमेट्रिकल। तब पोल को आप कह सकते हो सेंटर ऑफ मिरर, है ना, सेंटर ऑफ द मिरर या मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर। लेकिन मान लीजिए ये सिमेट्रिकल नहीं है। अब आप ये कहोगे सर सिमेट्रिकल से मतलब क्या है। मतलब ये है जैसे कि ये आपने कट किया इस तरह से, मान लीजिए हाफ ऑफ द पोर्शन कर लिया कट इस तरह से, तो आपको पता है ये सिमेट्रिकल है, इसमें एक सिमेट्री है। या आपने इतना कर दिया, 1/4 कर दिया, ये इतना, इसमें भी सिमेट्री। लेकिन मान लीजिए इसको हम इस तरह से कट करें, थोड़ा टेढ़ा कट कर दें, जैसे ऐसे यू, इस तरह से, तो ये पोल जो है शिफ्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक फिगर ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं, शायद आप समझ पाए। देखिए मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है और ये पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। मैंने डेफिनेशन दी थी, पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाएं स्ट्रेट लाइन, वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। मान लीजिए इसके पैरेलल एक आपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लाइट रे ली, और एक जो है यहां से ले लिया ना, ये इस तरह से, तो ये रिफ्लेक्शन होगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाती है वो तो सीधे सीधे वापस हो जाती है ना, वो रास्ता अपना चेंज नहीं करती। और जो दूसरी वाली है वो इस तरह से मान लीजिए रिफ्लेक्ट हुई, तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो ये फोकस कहलाएगा। अब देखिए मान लीजिए
ये तो एक बल्कि दूसरा फिगर बनाए तो ज्यादा ठीक है, थोड़ा सा चेंज करके बनाते, इसे नहीं, ये तो फिर ऑर्डिनरी फिगर हो गया। देखिए ये आपका एक मिरर है कॉनकेव, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया P और C, और दो पैरेलल रेज हम ले रहे हैं इस तरीके से। पहले हमने ऑर्डिनरी ऐसे ले लिए प्रिंसिपल एक्सिस के, नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल न लेकर के एक दूसरे के पैरेलल हैं, बोथ रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो इसी रास्ते से वापस हो जाती है, और ये वाली रिफ्लेक्ट होकर के मान लीजिए यहां इसने इंटरसेक्ट किया ये। अब मैं आपसे ये कहूं कि भाई यहां पर ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अच्छा मान लीजिए फोकस इसका यहां कहीं था एफ, लेकिन मैं आपसे अचानक ये कहूं भाई ऐसा फोकस हम ये मानेंगे इसको, आप बोल सकते हैं हाँ सर इसको मान लो ये लगभग ऐसे ही, तो नहीं नहीं मैं ऊपर की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ फोकस यहाँ है ही नहीं, आप भूल जाइए कि फोकस ये नया वाला एफ है, एन से मतलब न्यू। और मैं आपसे कहूं कि भाई पोल ये है, यानी ये पुरानी जो हिस्ट्री है वो आप भूल जाइए पी और एफ को, मैं आपसे कहूं कि पोल ये है और फोकस ये है। अच्छा जरा तुकबंदी मिलाइए, प्रिंसिपल एक्सिस हमने क्या बताया था, प्रिंसिपल एक्सिस को देखें जरा ध्यान से, इसकी डेफिनेशन ये है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल P एंड C, पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस कही जाती है। तो जरा इस डेफिनेशन को ये फिट करके देखिए, ये फिट हो जाएगी, जैसे कि स्ट्रेट लाइन देखिए P और C को मिलाने वाली, ये P हो गया ये C हो गया, मैं तो इसी को P कह रहा हूं, नया P, ये मिला रही है और स्ट्रेट लाइन भी है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस ही आपका चेंज हो गया, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस चेंज हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि पोल चेंज कर दिया है, और पोल हमने चेंज कर दिया। पोल की डेफिनेशन क्या आती थी कि सेंटर ऑफ द मिरर, मिडिल पॉइंट, लेकिन हमने कहा कि वो तब है छोटा हो प्लस क्या है सिमेट्रिकल कटिंग हो। अब मान लीजिए ये हम इसको सेट करते हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये सिमेट्रिकल कटिंग नहीं है, कैसे, अब यदि हम पुरानी डेफिनेशन पर इसको सेट करें, मान लीजिए इसको यदि ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो आप कहें सर हमको तो इसी की आदत है, तो आप इसको यहीं लाइए, तो इसको थोड़ा सा यूं घुमाइए, ऐसे दिया है तो ऐसे करके घुमाइए, तो ये वाली लाइन यहां आ जाएगी, है ना, एक नया फिगर ऐसे बन जाएगा, देखिए। अच्छा एक बात और है, जब ये घूमेगा तो मिरर ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, देखो कुछ कुछ ये मिरर ऐसे हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा यूं, क्योंकि आपने इसे घुमा दिया ना पूरे मिरर को। तो देखिए ये वाली लाइन यहां पर आ गई, ये नया वाला PN हो गया पोल, और ये जो लाइन है जब ये घूमेगा ना तो ये वाली लाइन भी ऐसे घूमेगी, तो ये पैरेलल हो जाएगी, मान लीजिए ये यहां पर आ गई, पैरेलल तो वैसे भी थी ये दोनों पैरेलल हैं तो ये पैरेलल ही मानी जाएंगी। यहां पर कहीं आपने ये C मान लिया, ये ऐसे ही वापस हो गई थी और रिफ्लेक्ट हुई थी इस तरह से। तो अब आप देखेंगे, और ये आपका पुराना वाला पोल है, यहां पर ये मिल रही थी ना। अब देखिए इस सब को आप देखते हैं तो काफी कुछ जो है ये फिगर यही फिगर है, केवल मैंने मिरर को घुमा दिया इस तरह से, तो मिरर को घुमाने से ये प्रिंसिपल एक्सिस चेंज हो गया, देखिए पहले यहां पर था, ये पुराने वाले P पर, पोल चेंज हो गया, है ना। तो ऐसे आप देख रहे हैं बहुत सारी चीजें, जैसे अब यहाँ पर ये नॉर्मल हो गया, ये आपका I कहलाएगा, ये R कहलाएगा, मतलब ये सब भूल जाइए, अब ये नॉर्मल है, नॉर्मल किसको कहते हैं, जो सेंटर से पास होता है, और ये इंसिडेंट रे हो गई,
और ये आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ गई तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो आपने देखा पोल शिफ्ट हो गया, यानी कि पोल शिफ्ट हो सकता है। कब हो सकता है? जब ये नॉन सिमेट्रिकल कटिंग हो, या असिमेट्रिकल कटिंग हो, है ना, ऑफ मिरर। तो देखिए ये न्यू फैक्ट था तो हमने बता दिया, लेकिन आपकी सिलेबस में वो इसी तरह से है, छोटा है, सिमेट्रिकल है, तो वो आप वही डेफिनेशन याद करिए, लेकिन कभी जेडब्ल्यू एडवांस में थोड़ा चेंज कर दें तो आप ये ध्यान रखिए, है ना। तो ये वाला फैक्ट हमने प्रूव कर दिया। अब देखिए इस वाले को लीजिए, ये फॉर्मूला ये होता है या ये होता है, इसे नोट कर लीजिए। देखिए 9th-10th क्लास में आप ये पढ़ के आते हैं कि F इजिकल टू R/2 होता है, लेकिन हमारा कहना ये है कि ये पूरा फॉर्मूला नहीं है, बल्कि पूरा फॉर्मूला ये है R माइनस R/2 और सेक थीटा। तो ये कैसा होता है, इसको चेक करते हैं। देखिए जैसे ये मिरर हो गया आपका कॉन्वेक्स, कॉनकेव सॉरी, ये प्रिंसिपल एक्सिस पोल हो गया, ये सी हो गया, और ये तो आपका आर है ही। यहां से आपने ये एक रे इस तरह से डाल दी, और ये आपका नॉर्मल हो गया, और यहाँ ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ गया। मान लीजिए ये नॉर्मल के साथ आई हो गया एंगल, इसको आपने मान लीजिए थीटा मान लिया, ये थीटा है तो ये भी थीटा, क्योंकि हम जानते हैं ये नियम होता है आई इजिकल टू आर होता है ना, तो ये दोनों थीटा हो गए। और ये देखो पैरेलल लाइन है, ये क्रॉस कर रही है तो ये भी थीटा हो गया। मान लीजिए यहाँ से आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर डालने पर ये पूरा देखिए आर है, और ये भी आर है, ये रेडियस है ना दोनों, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो रेडियस तो बराबर होंगे। और हाफ ऑफ द पोर्शन, ये ज्योमेट्री की एक थ्योरम है पुरानी क्लासेस की, आपको याद हो, ये दोनों ये साइड इक्वल है, और यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालें तो ये हाफ ऑफ द पोर्शन यानी बाइसेक्ट कर देता है इस लाइन को। तो ये बाइसेक्ट हुई तो मतलब पूरी आर है, तो ये क्या हो गई R/2, इतना पोर्शन हो गया। देखिए ये वाले इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, और ये राइट ट्राइंगल है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर डाला है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया परपेंडिकुलर के सामने का H। मान लीजिए आप H की वैल्यू निकालना चाहें, इसको C और F और T लिख दें, तो ट्राइंगल CFT, इन राइट ट्राइंगल CFT में क्या है, cos थीटा की वैल्यू निकालें, H उसमें आता है, तो बेस तो ये हो गया R/2, और हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालें तो आएगी यहाँ से R/2 और cos थीटा नीचे, और इसको ऊपर ले जाओ तो ये sec थीटा हो जाएगा। ये वैल्यू देखो इतनी आई, लेकिन पूरी वैल्यू कितनी है R, तो इसको आप निकालें तो ये क्या है, पूरे में से ये माइनस हो जाएगा R/2 sec थीटा, इस पूरे में से ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। तो आपने देखा ये जो फोकल लेंथ है वो ये आया फोकस आपका, है ना, पूरा फॉर्मूला यही है। लेकिन अब आप कहेंगे सर ये R/2 क्यों लिखा जाता है, तो अब वैसे इधर से देखा जाए तो ये थीटा पर डिपेंड है। यदि आप इसको हटा दें, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि सर ये sec थीटा हट जाए। sec थीटा कब हटेगा, जब ये 1 के इक्वल हो जाए। यदि ये 1 के हो जाए ना, तो ये R/2 1 से मल्टीप्लाई होके इतना ही आएगा, और आंसर आ जाएगा R/2, F की वैल्यू ये आ जाएगी। तो इसका मतलब sec थीटा की जगह 1 कैसे लिखा जाए, तो इसके पीछे भी एक मिस्ट्री है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। sec थीटा की वैल्यू 1 तब आएगी जब थीटा बहुत छोटा हो, ये जो थीटा है ये बहुत छोटा हो। चलो इसको करके देखते हैं। देखिए वो जो ट्रायंगल है हमने वो इस तरह से ले लिया, थीटा ये तो
एच था, ये पी और ये बी, ठीक है ना। ये वही उसमें से अंदर से ले लिया है फिगर, जो अभी बनाया था उसी का फिगर है। अब मान लीजिए इस थीटा को, मतलब ये था ना, ये सब, ये थीटा ऐसे था। अब इस थीटा को आप छोटा करें, तो ये छोटा कब होगा? जब आप इसको ऐसे घुमाते चले जाएं इधर की तरफ, या ऐसे मान के चले ऐसे ऊपर से इसको थोड़ा स्लैप कर दिया, थप्पड़ मार दिया, जो नीचे की तरफ झुक गया। समझ रहे हैं ना? तो देखिए थीटा स्मॉल कब होगा? जब ये, अच्छा, जब ये नीचे की तरफ झुकेगा तो ये वाली लाइन इसके पास आ जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो देखिए ये भी एक कंडीशन है। आप याद रखिए, हमने इसमें लिखा था पैराएक्सियल रेज। पैराएक्सियल रेज उनको कहते हैं जो नियरर टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास में होती है। यह मैं लिखे देता हूं, पैरा एक्सियल रे, वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड यहां पर ये पैरेलल तो है ही है, एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है ना। यानी स्मॉल ये कब होगा? जब ये पैराएक्सियल रेज हो एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थीटा स्मॉल कब होगा? जब ये नीचे की तरफ झुकेगा और ये जो रेज है इंसिडेंट रे, ये इसके पास आ जाएंगे, है ना। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जब ये इस तरह से आप करते जाओगे तो अपर्चर छोटा होगा। वो मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो मिरर है ये बहुत छोटे हैं। हमारे सिलेबस में जितने ही मिरर हैं आपके में, वो बहुत छोटे मिरर के लिए पूरी स्टडी है। तो ये मिरर छोटा होगा तभी तो ये पास में होगी। देखिए ये छोटा बना दिया तो ये बिल्कुल पास आ जाएगी, और बड़ा बना दिया तो ये दूर हो जाएगी। तो इसके लिए आप ऐसे ही बोल सकते हैं, स्मॉल अपर्चर। ऐसे इसको कई तरीके से बोल सकते हैं। अच्छा मान लीजिए अब हम ये कहने कि इसको छोटा करते जा रहे हैं ना, तो छोटा करते जाएंगे तो ये पी छोटा होता जाएगा, और ये छोटा होकर के ऐसे मान लीजिए जैसे बहुत छोटा, तो ऐसे कर्व की तरह आ जाएगा। ये जैसे एक कर्व होता है, ऐसे करके एक कर्व है, उसको छोटा करते जाओ, छोटा, तो वो कर्व एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करता है। तो ये क्या है? ये कर्व यानी आर्क मान सकते हो आप। ये आपका बेस एच और ये तो पी था। तो देखिए अब मान लीजिए आपने साइन थीटा की वैल्यू निकाली, तो परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज होती है। अब ये छोटा करने पर क्या होगा, यहां लिखे देता हूं, ये P तो आर्क की रोल पर आ जाएगा, और B और H ये जब पास पास आते जाएंगे तो थोड़ा अंतर है, अभी ये H बड़ा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे पास आएंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली। तो ये उसका रेडियस का काम करेगा। एक तो इसमें से रेडियस ही था, C से मिल रहा था ना जो। तो आर्क अपॉन रेडियस क्या होता है? ये अप्रोक्सीमेटली एंगल हो जाएगा। ये एंगल का ही तो फॉर्मूला है, आर्क अपॉन रेडियस, और ये थीटा है एंगल। तो आपने देखा साइन थीटा किसके अप्रोक्स आ गया? थीटा, यानी साइन थीटा की जगह थीटा लिख सकते हैं। अच्छा मान लीजिए यदि cos थीटा की वैल्यू लिखें, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस और ये हाइपोटेन्यूज और बेस, मैंने कहा ना छोटा करेंगे तो ये बराबर जैसे हो जाएंगे हाइपोटेन्यूज और बेस। तो इसकी जगह आप बेस लिख सकते हो, मतलब अप्रोक्स। तो ये आंसर 1 आ जाएगा। इसका मतलब cos थीटा अप्रोक्स 1 हो जाएगा। ये थीटा स्मॉल है। ये किसके लिए बात हो रही है? इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, है ना। तो साइन थीटा की जगह थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा की जगह अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से sec थीटा है तो वो भी अप्रोक्सीमेटली 1 होगा, क्योंकि इसका उल्टा होता है, 1/1 1 ही होगा।
तो इसलिए अब वो फॉर्मूला यदि हम लें एफ इजिकल टू आर माइनस आर वाई टू सेक थीटा, तो मैंने कहा ना ये हमारे मतलब आपका जो सिलेबस है उसमें छोटा मिरर है, बहुत अपर्चर भी छोटा है, एंगल भी छोटा है थीटा, और इसलिए पैराएक्सियल रेज है ज्यादातर। पैराएक्सियल रेज नहीं होती तो फिर वो कंडीशन चेंज हो जाती। तो पूरा फॉर्मूला ये है, तो सेक थीटा को आप 1 लिखोगे तो फॉर्मूला वही पुराना वाला आ जाएगा। देखिए आगे तो ये भी मिस्ट्री चेंज हो गई यहाँ, है ना, लेकिन ये आप उसको मोस्ट ऑफ द केसेस में वही याद रखेंगे, लेकिन कंप्लीट फॉर्मूला ये है। और ये ध्यान रखिए यदि वो कुछ नहीं बोलते हैं तो फिर आपका यही फॉर्मूला है, लेकिन उन्होंने डेटा अपनी तरफ से दे दिया तो आपको कंप्लीट फॉर्मूला यही लगाना पड़ेगा। और ये वाला जो फॉर्मूला ये फेल नहीं होगा कभी, ये वाला तो फेल हो सकता है, एक आध न्यूमेरिकल करके बता देंगे तो आप देखेंगे कि ये फेल हो सकता है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए पोल का हमने बता दिया, प्रिंसिपल एक्सिस का बता दिया, ये वाला बता दिया है ना, और ये तो हम लिख ही रहे हैं वेरी स्मॉल मिरर। एक फेमस क्वेश्चन है, अच्छा इससे पहले आप एक, अच्छा ये सब हमने छोटा वाला जो बताया ना वो इसलिए बताया, इसी तरह से टेन थीटा का भी निकाल सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर और बेस को हाइपोटेन्यूज के इक्वल लिख सकते हैं, बराबर हो जाते हैं ना, इसलिए तो ये साइन थीटा के अप्रोक्स आ गया, क्योंकि ये साइन थीटा ही है, और ये हम प्रूव कर ही चुके हैं कि थीटा के अप्रोक्स आता है, इसे पहले प्रूव कर चुके हैं जो मिटा दिया। तो साइन थीटा टेन थीटा, ये मतलब रिजल्ट ऐसे हो गए टेन थीटा और साइन थीटा, ये आप थीटा के अप्रोक्स रख सकते हैं। यदि थीटा बहुत छोटा है तो आप टेन थीटा की जगह थीटा रख सकते हैं, साइन की जगह भी थीटा रख सकते हैं, साइन थीटा की जगह, और कॉस और सेक इसकी जगह आप अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं ना। तो इन रिजल्ट्स के बाद में चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं ये कहने वाला था कि ये सब जो बताया है ना हमेशा के लिए फॉर एवर, आपकी मैथ्स में काम आएगा, फिजिक्स में काम आएगा, केमिस्ट्री में काम आएगा, और ये चेंज नहीं होगा, ये फंडामेंटल इसी तरह से, बल्कि इस रे ऑप्टिक्स में भी ये काम में आएगा। अब कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये वाला ट्राइंगल आप याद कर लीजिए, काफी काम का ट्राइंगल है। देखिए कोई आपने राइट ट्राइंगल बनाया एबीसी, और इसको ले लिया 37 डिग्री, तो ये 90 है तो ये हो जाएगा 53 डिग्री, और ये 3 लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए, ये 3 है, ये बड़ा है 5 और ये 4। तो ये एक ऐसा ट्राइंगल है जो आपके बहुत काम में आने वाला है। जैसे आप यहाँ से साइन 37 निकालें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज सेक 37 निकालें तो ये अपॉन ये 5 अपॉन 4 है ना। तो इसी से रिलेटेड एक फेमस क्वेश्चन उसको करा देते हैं, ज्यादातर बुक्स में दिया हुआ है। देखिए मान लीजिए किसी मिरर की रेडियस 5 मीटर है, रेडियस का मतलब है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया, तो ये जो है 5 मीटर। और अब ये कहते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट जो है 3 मीटर, ये 3 मीटर है इसका ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, है ना। और यहाँ से ये पैरेलल रेज गई इंसिडेंट रे, और ये इस तरह से यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होकर के कट कर गई। तो उन्होंने कहा कि भाई ये वाला जो डिस्टेंस है ना वो आप बताइए डी, मान लीजिए डी है तो डी की वैल्यू बतानी। तो देखिए ये पहले नॉर्मल बना लीजिए, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, ये मान लीजिए थीटा है, सॉरी ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये हम पहले ही करा चुके हैं। और इसको आपने परपेंडिकुलर डाला जरूरत पड़े तो, और ये 3 मीटर है तो यहाँ से एक 3 मीटर का बना दीजिए, बल्कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये सब की। हाँ भाई ये 5 है, रेडियस है तो ये भी 5 होगा, टोटल ये 5 हो गया।
और ये 5 मीटर हो गया। अब ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, ये CNT, इसमें ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। साइन थीटा ले लीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 आ गया, और सेक थीटा की जरूरत पड़े तो क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन, ये पाइथागोरियन थ्योरम लगाओगे ना तो ये 4 आ जाएगा, 5/4। तो यदि हम एफ को निकालें तो फॉर्मूला क्या है, R-R/2 सेक थीटा। अच्छा, ये हमको पता है, यदि इस तरह की रीडिंग आती है, ट्रायंगल मैंने इसीलिए बनाया है ना, तो ये वही ट्रायंगल है, तो इसमें सेक 37 की वैल्यू हो गई है। ये किसकी वैल्यू होगी, थीटा यहाँ पे 37 डिग्री है। तो आप ऐसे लिखेंगे आर की वैल्यू R-R/2 और सेक 37 है ना, थीटा की वैल्यू निकल आई है। तो आर की वैल्यू क्या है, 5/2 और सेक 37 की वैल्यू हमने निकाली ली है, थीटा जो 37 आ रहा है। तो ये ट्रायंगल मैंने इसलिए बताया था, डायरेक्टली आप पता कर सके। तो ये वैल्यू 5/4, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 15/8 आ जाएगा, है ना, मीटर में। तो देखिए इसमें डेटा दिया तो फिर ये फॉर्मूला काम में है, ये बिना उसके काम मतलब डायरेक्ट नहीं निकाल सकते आप R/2 से, वो गलत हो जाएगा। डेटा ये दिया है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डेटा नहीं दिया है तो आप R/2 डायरेक्ट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है, इसको ज्यादातर टीचर्स कराते हैं। और देख लीजिए एक आध क्वेश्चन। अच्छा, ये सब एफ जो बताया ना, इसमें फोकस को समझ लें, ये हमने डायरेक्ट कर दिया था क्योंकि फोकस के बारे में ज्यादा अभी जिक्र नहीं किया। देखिए फोकस से मतलब ये है, मतलब एक तरह से उल्टा सिस्टम हो गया, फोकस बताया नहीं लेकिन उससे क्वेश्चन करा दिए, लेकिन आपने देखा वो सारे जो फंडामेंटल्स हैं वो इसमें आ गए। फोकस के लिए जरूरी है कि ये पैरा एक्सियल हो, फोकस के लिए जरूरी है पैरा एक्सियल रेज होनी चाहिए, ये कंडीशन है, मतलब नियरर टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसके ज्यादा पास में होंगी तभी ये आपके सिलेबस वाली फोकस की डेफिनेशन हम दे रहे हैं। और उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद ये कट करती है, एक कंडीशन ये, और ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होनी चाहिए, है ना। ये पास में होनी चाहिए, क्योंकि छोटा होगा मिरर तो अपने आप पास में हो जाएंगी, और इसके पैरेलल भी होनी चाहिए, तब आप ये कह सकते हैं जो भी फोकस की डेफिनेशन आपने अभी तक ली है कि भाई ये सभी की सभी जो इंसिडेंट रे हैं वो रिफ्लेक्ट हो करके जहां पर ये मिलती हैं या कट करती हैं, इंटरसेक्ट होती हैं, उस पॉइंट को कहते हैं फोकस, और पोल से उसे देखें तो वो फोकल लेंथ कहलाती है। तो एक इसमें पॉइंट ये भी है कि मैनी मतलब इन्फिनिटी रेज जो होती है ना, जैसे इसमें आपने देखा होगा हम दो रेज लेते हैं ज्यादातर, जैसे एक ये ले ली, एक ये ले ली, एक इंसिडेंट रे है, एक ये, और इन्हीं को हम आपस में इंटरसेक्ट करके फोकस निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि फोकस दो रे की वजह से आता है, ऐसी बहुत सारी रे हैं, ये सब फोकस में मिलेंगी। यदि हम फोकस की डेफिनेशन दे रहे हैं, एक रे नहीं है, बहुत सारी 100, 1000, मतलब इनफाइनाइट नंबर होंगे इसके। तो ये भी याद रखिए, कभी कॉन्सेप्चुअली आया है, कोई पूछे कि भाई मान लीजिए 1000 रेज है तो फोकल जो फोकस आएगा क्या वो वही होगा, वो वही होगा, सारी रेंज वहीं आकर के मिलती है ना। तो ये सब आपको याद रखना है। तो फोकस की डेफिनेशन तो वही पुरानी है, जहां पर ये इंसिडेंट रे बहुत सारी या अनंत रे किसी भी मिरर पर इंसिडेंट होकर के आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पर ये इकट्ठी होती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इकट्ठा होना है। इसलिए ये जो कॉनकेव मिरर है ना,
जैसे मान लीजिए कि पैरेलल ये है तो ये भी रिफ्लेक्ट होके ऐसे, तो यहाँ पर ये इकट्ठी हो रही है, इसलिए इसका एक नाम कन्वर्जिंग लेंस भी है, इसको सॉरी मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। लेकिन जो कॉन्वेक्स होता है उसमें उल्टा होता है, जो कॉन्वेक्स मिरर है वो इकट्ठा नहीं करता रेज को, कलेक्ट नहीं करता, बल्कि वो डाइवर्ट कर देता है, फैला देता है। जैसे कि ये एक एग्जांपल दिए देते हैं आप, जैसे ये पैरेलल है, चलिए इसको पहले आप नोट कर लीजिए फिर। और फोकल लेंथ तो ये है, ये इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये पोल और ये बीच का जो हो गया और वो सब बता ही चुके हैं। कॉन्वेक्स की हालांकि स्टडी नहीं करा रहे, लेकिन समझाने के लिए बता रहे हैं। जैसे कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस मान लीजिए, एक पैरेलल रे ऐसे आई, एक ऐसे आई, और ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे हो गई है ना। तो यहाँ पर ये वर्चुअल इमेज बनाई है ना, मतलब वास्तव में नहीं मिल रही है, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ मिल रही है ना। तो आपने देखा ना, ये वास्तव में रियल जो आपकी रेज है, इंसिडेंट रे, वो फैल रही है, मतलब इस तरह से डाइवर्ट हो गई, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। इसमें एक और आया था मार्जिनल रेज, एक वर्ड ये आया था मार्जिनल रेज। ये एक्चुअली यहाँ काम में नहीं आती, क्योंकि पैराक्सियल जो रेज है काम में तो खैर आती है, ये डेटा दिया, पैराक्सियल रेज तो उसके नियर होती है, और ये दूर हो तो उसे मार्जिनल रेज कहेंगे। हमारे इसलिए में ज्यादातर पैराक्सियल रेज, ये छोटा मिरर है तो एंगल भी छोटा है, अपर्चर भी छोटा है, तो वो पैराक्सियल रेज के लिए भी होता है सब। लेकिन मार्जिनल के लिए आ सकते हैं, जैसे डेटा मैंने बताया, डेटा चेंज कर दिया तो फिर मार्जिनल, मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हो। ये बहुत बड़ा ऑप्टिक्स टॉपिक है। इसमें देखो कॉन्वेक्स को हमने ज्यादा नहीं बताया, क्योंकि कॉन्वेक्स की स्टडी भी ज्यादा नहीं है। और एक लास्ट में पॉइंट और रह जाता है, फोकल प्लेन। फोकल प्लेन का मतलब होता है एक ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑल द रिफ्लेक्टिंग रेज मीट इन दिस प्लेन, या एग्जिस्ट कह सकते हो, मीट एंड एग्जिस्ट। मतलब कहने का ये है कि जैसे ये आपका मिरर है और ये इंसिडेंट करी दो रे आपने, और ये रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर ये इन्होंने कट कर दिया एफ पर। तो देखिए ये जो एफ पॉइंट है जहां पर ये मिल रही है सारी रे, तो उसमें एक इमेजिनरी प्लेन आप मान सकते हो जो परपेंडिकुलर हो इसके प्रिंसिपल एक्सिस के। जैसे मान लीजिए आप ऐसे मान सकते हो कि जैसे ये है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये प्लेन हो गया, और मान लीजिए ये फिगर इस तरह से, तो ये इसके अंदर ही सब है ना, ये इसको पीछे आप कर दें तो ये सब इसके अंदर ही आ रहा है, तो ये प्लेन जो कहलाएगा वो फोकल प्लेन कहलाएगा। मतलब इस तरह से ये आप इस तरह बना सकते हैं। ये जो पॉइंट है वो इसके अंदर ही आया, और ये मतलब ये जरूरी नहीं है कि पैरेलल वाला हो, कितनी भी रेंज हो, कैसी भी हो, यदि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, जहां मिल रही है, कन्वर्ज कर रहे हैं एक दूसरे को, कन्वर्जन हो रहा है, तो वो इसी में होगा। और ये कैसे भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं, फिगर कैसा भी हो सकता है ना। तो ये फोकल प्लेन हो गया, इसकी ये कंडीशंस हो गई। एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा है तो उसको मैं करा देता हूं, हालांकि चलो उन्होंने पूछा है, जैसे कोई एक प्लेन मिरर उन्होंने बताया है, ये किसी कंपटीशन में आ चुका है शायद जेडब्ल्यू वगैरह में। उन्होंने कहा एक इंसिडेंट रे है, ये आप नॉर्मल मान लीजिए,
और ये रिफ्लेक्ट होकर के इस तरह से, है ना, इसको आपने थीटा मान लिया तो ये भी थीटा होगा, इसको जरूरत पड़ेगी तो इसे अल्फा मान लीजिए। इनका कहना ये है कि ये इस तरह से ट्रेवल कर रही है, जिसका इन्होंने डेटा दिया हुआ है 1/2 I प्लस √3J। इसके अलोंग ये इंसिडेंट होती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरह से इसके अलोंग करती है ना। तो पूछा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए, मतलब ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की वैल्यू बतानी है। और ऑप्शन दिए जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 और 90 डिग्री एटसेट्रा, है ना, ए बी सी। तो देखिए इसके लिए जो प्राइमरी नॉलेज है, आप जानते हैं कि tan की वैल्यू निकालें, जैसे tan अल्फा ये तो y/x होता है। डायमेंशनली देखें तो y j के लिए है, j क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है जो कि y एक्सिस के अलोंग होता है। i क्या है, i किसके अलोंग होता है, x एक्सिस के। इसको थोड़ा ओपन कर लें तो ये हो जाएगा 1/2 I प्लस √3/2J। तो देखिए y की वैल्यू तो ये हो गई √3/2 और I ये x की वैल्यू होगी 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल तो √3 आ गया। तो tan अल्फा इज इक्वल टू √3, तो अल्फा क्या आ गया 60 डिग्री, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, थीटा। तो थीटा को आप देखें तो ये पूरा 90 है और ये अल्फा है, तो ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 माइनस अल्फा। तो 90 माइनस अल्फा यानी कि 90 और अल्फा की वैल्यू 60 निकाल ली आपने, तो ये आ गया 30 डिग्री, है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 30 डिग्री। आपने ये मैं बता चुका हूँ, ऑप्टिक्स बहुत लेंथी टॉपिक है लेकिन बहुत इजी है और प्रैक्टिस वाला है। उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे थोड़ा सा। और आज जो कराया वो ज्यादातर पुरानी स्टडी थी, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करा दिया है। तो वो आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर पूछ सकते हैं। आपने इतने ध्यान से सुना, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओम जय गुरु।